नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाकुंभ में हादसों का सच क्या सरकार छिपा रही है? प्रयागराज में संगम किनारे कितनी बार भगदड़ हुई है? भगदड़ से जुड़ा बड़ा खुलासा आज हम करने वाले हैं। सरकार ने भगदड़ में मौत का तो एक आंकड़ा जारी कर दिया, लेकिन उनका क्या? जिनके अपने उनसे बिछड़ गए, उन्हें घर भेजने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये खबर भी आपकी आंखें नम कर देगी। यमुना के पानी पर हो रही राजनीति क्या केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है? कैसे पानी वाले मुद्दे के सामने बाकी मुद्दे पीछे छूट गए, इसका भी विश्लेषण करेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे महाकुंभ में भगदड़ नंबर 2 का पोस्टमार्टम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ आज भी हमारी कवर स्टोरी है। आज महाकुंभ में भगदड़ पर हम कुछ चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कुछ सवालों के साथ करें। क्या महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान वाले आंकड़े के पीछे भगदड़ का सच छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या हर दिन करोड़ों लोगों के स्नान का नंबर दिखाकर नाकामियों पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या महाकुंभ में एक या दो बार नहीं बल्कि भगदड़ की इससे ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं? क्या न्यायिक जांच आयोग सिर्फ संगम नोज वाली भगदड़ की जांच करेगा या बाकी हादसों पर भी ध्यान देगा? क्योंकि एबीपी न्यूज के पास महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी बेहद अहम जानकारी है। इसके मुताबिक महाकुंभ में एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार भगदड़ हुई। पहली भगदड़ संगम नोज पर 29 जनवरी की रात करीब 1 से 1:15 के बीच हुई। दूसरी भगदड़ झूसी सेक्टर 21 में 29 जनवरी की रात करीब 3 बजे हुई। इसके अलावा तीसरी बार एक और भगदड़ हुई। यह भगदड़ 29 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे फाफा मऊ क्षेत्र में पॉन्टून या पीपा पुल पर हुई। इन तीनों भगदड़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे नई तस्वीर फाफा मऊ वाली भगदड़ की है। आप ये 35 सेकंड का वीडियो देखिए और कुछ पल के लिए अपने आप को इस जगह पर रखकर महसूस कीजिए। इतनी भीड़ के बीच इस भयावह हालत में पुल पर फंसे लोगों के बारे में सोचकर भी आप सिहर जाएंगे। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो कैसे इस मंजर को बयां कर रहा है, पहले उसे सुनिए। तो कोई कुछ नहीं होता। ये फाफा मऊ का पीपा पुल है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ घायल हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं, जनता ऐसे तितर बितर हुई है। ये लोग दबे हुए हैं, सैकड़ों लोग दबे हुए हैं। कोई ना तो बचाने वाला ना पूछने वाला। यहाँ सैकड़ों छात्र इकट्ठा हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी का बैग छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का माई छूट रहा है, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, किस तरह लोग दबे हुए हैं। देखिए भगदड़ की इन तीनों घटनाओं के बीच न्यायिक जांच आयोग की टीम प्रयागराज में मौजूद है। विशेष तौर पर वो 29 जनवरी की रात संगम नोज पर हुई भगदड़ का कारण जानने के लिए महाकुंभ में पहुंची है। 1 महीने में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि मुख्य सचिव और डीजीपी ने प्रयागराज भगदड़ की प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है, लेकिन न्यायिक आयोग की जांच अभी शुरू हुई है और जांच आयोग के सामने हम एक एक कर ऐसे कई विषयों की फाइल खोलने वाले हैं जो संगम नोज वाले हादसे के साथ जांच के दायरे में आने चाहिए। न्यायिक जांच आयोग की टीम को प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने खोया पाया केंद्र की भी जांच करनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये केंद्र बनाया गया था, लेकिन क्या ये खोया पाया केंद्र अपने मकसद को पूरा कर पा रहा है? हमारे संवाददाता अवधेश मिश्र ने इस केंद्र का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट हमें भेजी। ये रिपोर्ट आपकी आंखें नम कर देगी और व्यवस्था को कोसने पर मजबूर कर देगी। आंसुओं से भरी इन बूढ़ी आंखों को अब अपनों का इंतजार है। आप इनकी भाषा भले ही ना समझ सके, लेकिन भावनाओं के रूप में उमड़े आंसुओं के सैलाब को देख जरूर सकते हैं। ये खुशकिस्मत थी कि 29 जनवरी को संगम नोज पर हुई भगदड़ में जिंदा बच गई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बेकाबू भीड़ के आगे अपनों का साथ छूट गया। अब ये प्रयागराज के खोया पाया केंद्र में पनाह लेकर बैठी है।
अच्छी बात यह है कि इनके घर वालों से इनकी बात हो चुकी है, बस अब उनके आने और साथ ले जाने का इंतजार बाकी है। की गवा बेटा तोरे दुआ से बाबू ने से फेरल आदमी रहते हरे लियो। हमारा बेटा खत्म होगा, हम इतने से नाती नाता रो रहा है, डीप रहा है कि हमारी दादी को। बात हुई नातियों से आपकी? 29 जनवरी की भगदड़ में कई ऐसे हैं जिनके अपने उनसे बिछड़ चुके हैं। यहाँ हर हाथ में मोबाइल नजर आता है और मोबाइल में अपनों की तस्वीर। अपनों की तलाश में लोग हाथ में उनकी तस्वीर लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अधिकारियों से उनके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाले कम ही दिखते हैं। ये इनके पिताजी हैं और 29 तारीख को जो रात को 1 बजे के आसपास संगम में भगदड़ हुई थी, वहाँ पर ये वहाँ से लापता है। तो ये बताइए कि कहाँ ढूंढा आपने उनको? सगरे हम ढूंढ लिए सर, जितना था कंप्लेन सगरे हम लिखा दिए हैं। अस्पताल गए थे? अस्पताल भी गए, अस्पताल में देखने नहीं देते हैं, मगर बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें नाम इनका नहीं है। 29 जनवरी की भगदड़ को लेकर सरकार ने जो बताया उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन कितने लापता हुए, कितने लोग अपनों से बिछड़ गए, वो यहाँ इस जगह आकर पता चलता है। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्र जब यहाँ पहुँचे तो हालात देखकर भावुक हो उठे। यहाँ पर जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आप सह नहीं सकते। ये दुख महसूस होता है और ये दुख वाकई बड़ा है, लेकिन उनका भी दुख समझना जरूरी है जिनके परिजन अभी मिले ही नहीं है। यहाँ फिर से सरकार सवालों की कटघरे में है, क्योंकि मृतकों की तस्वीर जारी हो चुकी है, लेकिन उनका क्या, जिनके अपनों की कोई खोज खबर नहीं है। उन्हें तलाशने और अपनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ मेले में जहां यूपी के सीएम कई बार दौरा कर रहे हो, पुलिस और प्रशासन की सारी सरकारी मशीनरी 24 घंटे मौजूद हो, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी रात दिन पेट्रोलिंग कर रहे हो, क्या वहां अवैध तौर पर टेंट सिटी बसाई जा सकती है? बिल्कुल बसाई जा सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह मेला क्षेत्र के पास सेक्टर 22 के आउटर एरिया में बनी अवैध टेंट सिटी है, जिसमें 30 जनवरी को भीषण आग लगी और कई टेंट जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि कोई जान हानि नहीं हुई। इस टेंट सिटी को जस्टा शिविर नाम की कंपनी ने तैयार किया है। अब खुलासा यह हुआ है कि यह टेंट सिटी अवैध तरीके से बिना किसी परमिशन के तैयार की गई थी। महाकुंभ में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर आग लग चुकी है तो मौनी अमावस्या पर कई जगहों पर भगदड़ हुई थी। कल भी दोपहर सेक्टर 22 के आउटर सर्किल में एक जगह पर आग लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि 15 से ज्यादा जो कैंप थे वो जलकर राख हो गए थे। जूस्टा शिविर नाम की एक कंपनी ने यहाँ पर प्राइवेट तौर पर टेंट सिटी बसा रखी है। मेला प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये अनऑथराइज्ड रूप से टेंट सिटी बसाई गई थी। आधा मेला लगभग बीत चुका है, अब तक प्रशासन की नजर यहाँ पर क्यों नहीं पड़ी थी और कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई थी? क्या आग लगने की घटना का इंतजार किया जा रहा था? भगदड़, हादसे, अवैध टेंट सिटी, शायद इन सब की रोकथाम के लिए ही महाकुंभ में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल सेंटर में बैठकर पूरे मेला क्षेत्र के साथ साथ शहर में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। करीब 3000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से, जिनमें एआई फीचर से लैस कैमरे भी शामिल हैं, हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही। लेकिन ये सारे इंतजाम तब कहां थे जब महाकुंभ में भगदड़ हुई? क्या ये सीसीटीवी कैमरे लाखों की भीड़ को ट्रैक नहीं कर सके? क्या ये कंट्रोल रूम भगदड़ और हादसों को रोकने में नाकाम हो गया? कंट्रोल रूम में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो देखना चाहें वो एक एक सीन दे सकते हैं। आप देखिए, महाकुंभ की निगरानी में कंट्रोल रूम फेल।
भीड़ पर नजर रखने में कंट्रोल रूम फेल। जो यहाँ पर हम नंबर प्लेट देख रहे हैं, ये एक अलग ही स्क्रीन दिखाई दे रही है जहाँ पर लगातार नंबर प्लेट्स बदलती जा रही हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम को इस कंट्रोल रूम की भी जांच करनी चाहिए। महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 3 बार भगदड़ हो चुकी है और लगता है कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम अब अधिकारियों के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सीसीटीवी के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया था। 11 जनवरी की रिपोर्ट पे एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत के सामने अधिकारियों का दावा था कि इसके जरिए मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। हर गतिविधि मेला क्षेत्र में लगे करीब 3,500 सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई। इसके जरिए भीड़ प्रबंधन और गाड़ियों के मूवमेंट को ट्रैक करने का भी दावा था। लगभग 2,500 2700 3,500 के करीब यहाँ पे कैमरे सिर्फ मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके अलावा भी शहर क्षेत्र में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं और भीड़ के मूवमेंट पे किसी प्रकार के जो ट्रबल क्रिएटिंग एलिमेंट्स हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, उन पे भी नज़र रखने के लिए लगातार यहाँ पर वीडियो सर्विलांस और एआई का प्रयोग किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन हुआ क्या? भगदड़ वाली रात संगम तट पर लाखों लोगों की भीड़ जुटती गई, लेकिन सीसीटीवी की नजर उन पर नहीं हुई। सीसीटीवी के लिए कहा जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन लगता है ये सीसीटीवी रूपी ऊपर वाला हादसे की रात सो गया। एआई कैमरे, ड्रोन मूवमेंट सब बेकार साबित हुए और बेकाबू भीड़ ने जैसे पूरी व्यवस्था को ही पैरों तले रौंद दिया। न्यायिक आयोग को इस लापरवाही की भी जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसी कंट्रोल रूम की मदद से हर घंटे स्नान के करोड़ों वाले आंकड़े जारी हो रहे हैं, लेकिन यही कंट्रोल रूम भगदड़ के बाद मौत के आंकड़े देने में 18 घंटे लगा देता है। कंट्रोल रूम ये भी पता नहीं लगा पा रहा कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे बढ़ रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में भीड़ की वजह सामने आ गई है। ये तस्वीर महाकुंभ मेला 2025 के लिए बनाई गई वेबसाइट से ली गई। इस तस्वीर में उन ऑफर्स की जानकारी है जिनका यहां आने वाले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के साथ आनंद उठा सकते हैं। तो माना जा रहा है कि इसकी वजह से स्नान के बाद भी श्रद्धालु प्रयागराज छोड़कर नहीं गए और वहां भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसी बदइंतजामी और भगदड़ को हथियार बनाकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है और इसे आस्था के मेले के बजाय बदइंतजामी का मेला बता रहा है। बताऊं मैं, लोगों की जान गई। गिनती सरकार को बतानी चाहिए। 30 का आंकड़ा दे दिया उन्होंने। ये कोई गलत कहेंगे कि भाई कुछ नहीं हुआ या इतना नहीं हुआ, एक भी हो वो भी बहुत बड़ा सदमा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट व्यवस्था में फेल हुई। ये जो सरकार है, इनको जीवन का कोई मोल इनके पास नहीं है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैनेजमेंट है उसका? पहले तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, वो सप्रेस कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ, कितने लोगों घायल हुए, कितने लोगों का मौत हुआ। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर दिखाने का हमारा मकसद सरकार को नीचा दिखाने का कतई नहीं है, बल्कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते सरकार से सवाल पूछकर महाकुंभ को सुरक्षित बनाना है, ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा न हो। माना जा रहा है कि संगम नोस पर भगदड़ के बाद यहां तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरा हुआ है। जरूरत है कि वो अपना मनोबल बनाए रखें ताकि आगे होने वाले अमृत स्नान सुरक्षित माहौल में कराए जा सके। आइए बढ़ते हैं आगे, अब अगली खबर का रुख करते हैं, जिसके केंद्र में आज एक बार फिर दिल्ली में यमुना को लेकर जारी पॉलिटिक्स है। सवाल है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वोटिंग से पहले दिल्ली में सबसे ज्यादा चुनावी चर्चा अरविंद केजरीवाल, यमुना और यमुना के पानी में जहर की हो रही है। केजरीवाल के यमुना वाले मास्टर स्ट्रोक की वजह से बीजेपी और कांग्रेस भी दूसरे मुद्दों को छोड़कर केजरीवाल को घेर रही है। सवाल है कि क्या इस मुद्दे को उठाकर केजरीवाल ने दिल्ली के 1 करोड़ 56 लाख से ज्यादा वोटर्स से जुड़ने की कोशिश की है?
चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान पर उनको नोटिस दिया था, जिसका जवाब आज उन्होंने दिया। केजरीवाल ने ईसी के 5 सवाल के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया है। वो 5 सवाल क्या थे और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, उसकी डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। चुनाव आयोग ने पूछा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया। केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि यमुना के पानी में अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा पाई गई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि केजरीवाल वो सबूत पेश करें जो ये बता सकें कि पानी में किस तरह का जहर मिलाया गया और क्या उसे पीने से नरसंहार हो सकता है। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की 27 जनवरी की चिट्ठी इसकी पुष्टि करती है। चुनाव आयोग ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है जहां पानी में जहर पाया गया। केजरीवाल ने जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी के आधार पर उन्होंने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने कब और कहां पानी में जहर की पहचान की। केजरीवाल ने इस पर जवाब दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और दूसरे अधिकारियों ने इसकी पहचान की है। इलेक्शन कमीशन का 5वां सवाल था कि अगर जहरीला पानी आ रहा था तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर उस पानी को दिल्ली में आने से रोका गया। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और दूसरे अधिकारियों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। केजरीवाल के जवाब से जाहिर है कि अपने आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच यमुना का मुद्दा उठाकर उन्होंने विरोधियों को बैकफुट पर धकेल दिया। यमुना के जहर का तो नहीं पता, लेकिन नेता अपनी जुबान से जमकर जहर उगल रहे हैं। यकीन ना हो तो ये रिएक्शन रील देखिए। नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सामने दिखा रहा हूँ, ये जो पल्ला से आया है पानी और ये केजरीवाल का पानी। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। बीजेपी तो हमलावर है, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यमुना को लेकर जो उन्होंने आरोप बीजेपी की हरियाणा की सरकार पर लगाया है, उससे चुनाव आयोग भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं। चुनाव आयोग तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अभी वो भारतीय जनता पार्टी का जवाब होता तो चुनाव आयोग तुरंत संतुष्ट हो जाता है। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने IIT में पढ़ा क्या था। सब लोग यही जल पीते हुए भी आज जिंदा है। उनको आदत है भ्रम फैलाने की, गलत बोलने की, झूठ बोलने की। केजरीवाल के यमुना वाले दांव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने इसकी पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। कैसे, अब इसे भी समझिए। 27 जनवरी को आप संयोजक ने हरियाणा से जहरीला पानी दिल्ली में भेजने का आरोप लगाया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पानी पीने का चैलेंज दिया गया। हरियाणा के सीएम ने पानी पिया तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा वीडियो जारी कर दिया जिससे लग रहा था कि नायब सिंह सैनी ने यमुना का अपमान किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ये साबित करने में सफल रहे कि यमुना का पानी वास्तव में इतना जहरीला तो है ही कि उसे कम से कम सीधे सीधे तो नहीं पिया जा सकता। केजरीवाल ने यमुना वाले इस मुद्दे पर एक बात और कही थी। कहा था कि पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना को साफ नहीं कर पाई, लेकिन हम फिर सरकार बनाएंगे तो अपना वादा पूरा करेंगे। ये कहकर भी केजरीवाल ने बढ़त बनाने की कोशिश की। इसका असर ये हुआ कि अभी तक दिल्ली चुनाव में हर पार्टी महिलाओं को आर्थिक मदद, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पुजारी ग्रंथियों को मदद, राशन जैसे मुद्दे उठा रही थी। सब अपने मैनिफेस्टो को एक दूसरे से बेहतर बता रहे थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी का मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दे सियासी सैलाब में डूबते दिखने लगे। अब हर पार्टी की सियासत यमुना के पानी के इर्द गिर्द घूम रही है। बिजली, पानी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को सीधे तौर पर कनेक्ट करते हैं। अब जनता वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पर लाइन में लगती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बिजली और पानी वाला मुद्दा तो होता है, और इन्हीं मुद्दों को केजरीवाल वोट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना का मुद्दा दिल्ली की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के द्वारका में चुनावी रैली को संबोधित किया और यमुना का मुद्दा उठाया। पीएम ने यमुना को लेकर केजरीवाल पर सवाल भी उठाए और यमुना को लेकर बीजेपी का प्लान भी बताया। वाले हरियाणा से नफरत करते हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है
तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। 5 तारीख को आपका एक वोट आ जाए, यमुना जी का भाग्य बदल जाएगा। मेरे से ज्यादा किसी को ट्रॉमा है। आप उठाओ लाश अपने हाथ में। कोई आपका हाथ पकड़ के बोल रहा है पानी दे दो, मैं मर जाऊंगी, और वो मर गई, मैं पानी नहीं ला पाई। क्या करूं पापा? क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी। पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। इधर से भी लोग आ रहा है, इधर से भी लोग आ रहा है, उधर से भी लोग आ रहा है। इधर से ढाल पड़ गई, ढाल पे एकदम आप समझ रहे हो, जो ऊपर वाला आगे वाले को धक्का देता गया, इधर का आदमी गिरने लगा। हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। अभी आपने जो देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि भगदड़ नंबर 2 के पोस्टमार्टम की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वो भगदड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस की लिस्ट में कहीं भी दर्ज नहीं है। वो भगदड़ जिसकी अलग अलग गवाही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भगदड़ की जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मौनी अमावस्या की ही दूसरी भगदड़ का वीडियो है, जो फिलहाल किसी रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज नहीं है। तस्वीरें संगम नोज के घाट से 2 किलोमीटर दूर महावीर मार्ग के सेक्टर 21 की है, जिसे कुंभ मेला क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहां 29 जनवरी की देर रात न सिर्फ लाखों का रेला जमा हो गया था, बल्कि भगदड़ जैसे हालात बन गए थे, जिसकी गवाही अलग अलग चेहरों ने दी है। लेकिन सरकार ने अब तक दूसरी भगदड़ पर मुहर नहीं लगाई। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और उन्हीं तस्वीरों से कुंभ के दूसरे भगदड़ कांड का विश्लेषण शुरू करते हैं। सर, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है, चारों तरफ से कहीं से भी जाने का जगह नहीं बचा हुआ है। और ये सेक्टर नंबर 21 मीटर पुलिस लाइन के जस्ट बगल में है। चलते चलते जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में। जरा बताइए, इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि इस भीड़ में मौजूद हर एक शख्स का दम घुट रहा था और वो मदद की आस में छटपटा रहा था? जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी जल्द से जल्द फोर्स भेजने के लिए कह रही है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। और अभी तक जो आपने देखा, ये तो सूर्योदय होने के बाद की तस्वीर है। 29 जनवरी की रात 3 बजे यहाँ पर कैसा तांडव मचा था, अब उसकी गवाही देखिए। इंसान के ऊपर इंसान चढ़ रहा था, सांस लेने भर का भी फासला नहीं था, और मौनी अमावस्या की वो रात कयामत की रात बन गई थी। मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोग। हमारे हाथ में लाशें थी, मेरे कपड़ों पे खून था जब मैं आई वापस। बदहवास भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और चश्मदीदों का कहना है कि प्यास से लोगों की जान जा रही थी। वो बच्चे यार प्यास से मर रहे थे, पानी नहीं था। पानी भी खत्म हो गया। पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। 2 लोग पानी प्यास से मर गए, पानी मांगते मांगते कोमल से मांगते रहे, पानी नहीं था। पानी लोगों को गंगा जल तक लाने की आप लोगों ने कोशिश की। महाकुंभ के मेले में मौनी अमावस्या की रात मची दूसरी भगदड़ की कहानी एक ऐसा तिलिस्म बन गई है जिसमें गवाही के तौर पर तस्वीरें मौजूद हैं, चश्मदीद मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने इस भगदड़ पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। ते मेरे को अभी भी इतना ट्रॉमा है यार। 2-2 साल के बच्चे, उनके ऊपर पैर रख दिया लोगों ने। एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। किसी की माँ थी, उसका बच्चा मेरी गोदी में, इससे पूछो कोमल से, मैं उसको लोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई है। सवाल यह है कि कुंभ के मेले में कुल कितनी भगदड़ मची थी? दूसरी भगदड़ मची थी या फिर नहीं मची थी? और अगर दूसरी भगदड़ मची तो पुलिस ने 29 जनवरी की शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया था? और अगर दूसरी भगदड़ की बात झूठ है तो फिर क्रेन और नगर निगम की गाड़ियां भगदड़ के बाद यहां से मलबा क्यों हटा रही थी? आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर भगदड़ नंबर 1 के बाद की है, जो बैरिकेड्स टूटने के बाद मची और सोते हुए लोग कुचले गए, जिसमें सरकार ने 30 मौतों की पुष्टि की है। जबकि दूसरी तस्वीर भगदड़ नंबर 2 के बाद की है। यहाँ चप्पल, जूते, कपड़े, सामान सब कुछ दुर्घटना की गवाही बनकर मौजूद है। जब दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 जनवरी की रात 3 बजे महावीर मार्ग के सेक्टर 21 में कुछ तो जरूर हुआ था। कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। 3 बजे से यहाँ पर भीड़ बची इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। यहाँ का एक बार अंदर की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाएं। अंदर बाहर से तो पब्लिक जो है वो इसको धक्का दे ही रही थी। अंदर जो लोगों के जो सामान पड़े हुए हैं आप वो देख सकते हैं। अंदर अभी भी लोगों का जो कपड़े हैं, यहाँ पर देखिए आपको साड़ी दिख रही होगी, बॉटल दिख रहे हैं, चप्पल दिख रहे हैं, पीछे गंगा जल की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं। दरअसल ये जिस जगह का वीडियो है वो सेक्टर 21 कुंभ मेला क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जो एक चौराहा है और इसी चौराहे पर मौजूद है हल्दीराम का स्टोर। ये स्टोर ही उस दिन भीड़ में फंसे लोगों और बच्चों के लिए रेस्क्यू पॉइंट का काम कर रहा था। दिखाइए सर, काउंटर पीछे हो गया, फिर पुलिस ने अपना पूरा प्रयास किया, जितना वो कर सकते थे किया, और इसको रेस्क्यू सेंटर बना दिया हमारी दुकान को। जो घायल हो रहे थे उनको अंदर ला रहे, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं था कि घायलों को कहाँ बिठाया जाए, उठाया जाए। सामने ढाल वाला रास्ता है और बाकी 3 तरफ से भीड़ का रेला आ रहा था। हर किसी को बस मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम नोज जाना था। मेजर प्रॉब्लम ये था कि प्रशासन ने बोला कि जो मिर्जापुर रोड से आ रहे हैं वो अरेल घाट पे स्नान कर लें, जो लखनऊ रूट से आ रहे हैं वो फाफामू में स्नान कर लें, लेकिन सबके दिमाग में था मुझे संगम जाना करना है। लेकिन भीड़ इकट्ठा होने के बाद हुआ क्या? जब घड़ी की सुई रात के 3 बजा चुकी थी, उस वक्त इस चौराहे पर क्या हो रहा था? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको बारी बारी उन चेहरों की गवाही सुनवाने जा रहे हैं जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक वो घंटों तक भीड़ को संभालने और लोगों की जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई घंटों तक वहां पुलिस की कोई मदद नहीं पहुंची थी। हल्दीराम स्टोर के काम करने वाले लोगों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल की जुबानी सुनिए मौनी अमावस्या की उस रात की कहानी। लोगों का दम घुट रहा था, वो दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम लोग मरना शुरू मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो CPR दिया है 2-3 को, मैं पानी दे रही थी और मतलब भीड़ के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं खुद, मेरी सांस रुक रही थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस चेहरे का नाम है तान्या मित्तल, जो कुंभ मेले में यूपी टूरिज्म की प्रमोटर के तौर पर लगातार मौजूद थी और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रही थी। पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में VVIP घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही।
सेक्टर नंबर 21 रिजर्व पुलिस लाइन के जस्ट बगल में है। सेक्टर नंबर 21 लोकेशन रिजर्व। तान्या मित्तल के मुताबिक महावीर मार्ग के सेक्टर 21 में बिगड़े हुए हालात की तस्वीर उन्होंने आश्रम के पास पहुंचने के बाद देखी थी। हम एक हाई पॉइंट पे जब खड़े थे और सेक्टर 21 की बात है ये झूसी की, तो फिर हमने देखा कुछ फॉरेनर्स फंसे हुए हैं। कुछ लोग मुझे पहचानते थे, तो मैं क्योंकि बहुत ऊपर खाली जगह पे खड़ी थी तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि इस आश्रम के अंदर हमें ले लो। अब आश्रम क्योंकि मेरा नहीं था तो मैं लोगों को अंदर ले नहीं सकती थी। ह्यूमैनिटी है या मेरा नेचर है जो मेरे आड़े आ गया कि मैं मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं स्टैम्पिड के अंदर चली गई। मैंने कहा ऐसा करेंगे संदीप, कोमल, अपन जो बच्चे हैं कम से कम उनको आपके साथी हैं संदीप, कोमल आपके? हाँ, मेरी टीम है, 5-6 लोगों की टीम है, मेरे साथ हमेशा रहती है, तो कि उन लोग को अपन बचा लेंगे। बच्चों ने बहुत मना किया, ये लोग पीछे रहे, पर मैं ज़बरदस्ती चली गई और ये लोग आ गए। फिर पॉइंट ये हो गया कि हम खुद फंस गए। समहाउ हमें एक हल्दीराम का स्टोर दिखा। हमने उन लोगों को, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें रिक्वेस्ट किया और उस पूरे स्टैम्पिड में से जितने छोटे बच्चे थे 6 महीने के, सबको कैसे कैसे खींच कर छोड़ दिया। ये तस्वीरें तान्या मित्तल ने शेयर की हैं, जो सेक्टर 21 के चौराहे पर मौजूद उसी हल्दीराम स्टोर की हैं, जहां घायलों और बच्चों को बचाकर रखने का दावा किया जा रहा है। तो हल्दीराम के स्टोर के अंदर हम काउंटर में से कूद गए, अंदर गए तो वहाँ पे जो ओनर्स थे वो खुद बच्चे हैं किसी कॉलेज के 4-5, वो ने कॉन्ट्री वगैरह करके ये हल्दीराम का स्टोर खोला है। वो खुद इतने घबराए हुए थे क्योंकि भीड़ उनका काउंटर तोड़ के उस दुकान के अंदर आना चाहती थी सेफ्टी के लिए। तो मैंने उन लोगों को नॉर्मल किया, पहले उनके पैसे वगैरह जो थे काउंटर में से निकलवा के उनके बैग्स में डलवाए कि तुम लोग सेफ हो, और अंदर एक स्टोर था उस स्टोर में उन्हें किया, क्योंकि हम बड़े हैं यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को पहले सेफ करें। लेकिन एबीपी न्यूज से बात करते करते तान्या बेहद भावुक हो जाती है, उस मंजर को याद करके सिहर जाती हैं और कह रही हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी कई लोगों की जान चली गई। हम लोग चिल्ला रहे थे कंटिन्यूसली, 7-8 घंटे हम लगे हुए थे। जितने लोग हम सेव कर सकते थे उन्हें अंदर बुला रहे थे, पानी पिला रहे थे, होश में ला रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामने आश्रम में रिक्वेस्ट करके हमने कोशिश की कि कुछ बच्चे उसके अंदर चले जाएं। भीड़ में मतलब ये लोग गिर गए भीड़ में, भीड़ ने हम पे भी पैर रखा, मेरे पूरे पैर कटे हुए हैं, मुझे रात भर से फीवर है। बट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी आई थिंक अगर हमने 150 जान बचाई, अगर हमारे जैसे 2-3 भी और होते ना तो कोई कैजुअलिटीज होती ही नहीं। तान्या मित्तल ने जब एबीपी न्यूज से बात की तो उनका कहना है कि वो दूसरी भगदड़ का सच इसलिए बताने सामने आई हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सही मुआवजा मिल सके। ये मत करो ना कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग मरे ही नहीं, तो 12 बजे तक मलबा क्यों उठाते रहे? 9 ट्रक मलबा क्यों निकाला? अगर कुछ हुआ नहीं तो मलबा काहे का था? फिर मेरी वो जो वीडियो है ना मलबे का, उसमें मेरी शॉल है, देखना आप, ब्राउन कलर की, मैं सुबह पहनी हूँ स्नान करते टाइम, और वही सेम शॉल है, मैं दिखा दूंगी। लोगों ने खींची मेरी शॉल, तान्या मैम बचा लो। पहली गवाही के बाद अब बारी है दूसरे चश्मदीद की, जिनका दावा है कि लोग पैर पकड़कर स्टोर के अंदर आने की दुहाई दे रहे थे। लोगों की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों से हमने गंगा जल मांग के और लोगों के मुंह में बस पानी डाला है। गंगा जल, लोग आ करके खड़े थे हमारे नीचे, लोग हम यहाँ पे खड़े हैं, लोग हमारा पैर पकड़ के कह रहे हैं हमें अंदर ले लो नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें अंदर ले लो, और हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अगर वहाँ एक लोग को अंदर लेते बाकी भीड़ से पैनिक करती और सारे लोग अंदर आते। तीसरी गवाही के तौर पर आपके सामने इंदौर के रहने वाले सनी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे 29 जनवरी की उस रात एक ऐसा पल आ गया था जब उन्हें लग रहा था कि उनकी ही जान चली जाएगी। ऊपर से हमने चढ़ के देखा कि पब्लिक है ना, ये यहाँ पर हमने देखा कि पब्लिक धक्का दे रही है, तो हम लोग ने फिर है ना, ये दास जी ने आए और गेट खोला कि अंदर आन दो। कम से कम 5 से 10 हजार लेडीजों को, बच्चों को हमने ना उठा के गोदी से अंदर लेके गए। घायल अवस्था में रो रहे थे, हमारे पेट पड़ रहे थे, भैया अंदर जान दीजिए, अंदर जान दीजिए। हम भी क्या कर सकते, हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। हिसाब से लगभग कुल कितने लोग घायल हुए होंगे, इसका कोई आपने जो देखा? कम से कम घायल में है ना 300-400 लोग एक दूसरों को धक्का दे के ऊपर, जैसे कोई है ना धक्का लगा गिर गया, उसके ऊपर लात धर के जा रहे थे कि अब हमें सेफ हो जाए, सेफ हो जाए।
29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या की रात 3 बजे महावीर मार्ग के सेक्टर 21 वाले चौराहे पर भगदड़ मची या नहीं मची, इस सवाल का जवाब देने के लिए चौथी गवाही के तौर पर हल्दीराम स्टोर पर काम करने वाले अखिलेश अवस्थी का बयान सुनिए। क्या हुआ, पहले कितने बजे हुआ ये बताइए। 3 बजे से 3 क्राउड बढ़ाना चालू हो गया और इधर चूंकि आप देखेंगे ढाल है, तो ढाल दिखाइएगा। ये ढाल है, ढाल से आदमी इधर आ रहा था, ये चौराहा चौक पड़ गया। यहाँ पे क्राउड, चौराहे का नाम क्या कुछ? बेसिकली 3 नंबर पीपा पुल के लिए सीधा रोड जाती, ठीक है, उल्टा किला बोलते हैं इस जगह को, उल्टा किला। उसके बाद क्राउड इतना ज्यादा हो गया कि आदमी के ऊपर आदमी हो गया और इधर से ढाल पड़ गई। ढाल पे एकदम आप समझ रहे हो, जो ऊपर वाला आगे वाले को धक्का देता गया, तो इधर का आदमी गिरने लगा, जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था। लगभग कितनी भीड़ रही होगी लगभग आपके हिसाब से? एक ये पूरी सराउंडिंग में देख रहे हैं, सर ही सर नजर आ रहे थे, जमीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जो क्राउड था। सुना आपने, तस्वीरें भी इसी बात पर मोहर लगा रही हैं कि जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था, सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, जमीन का तो नामो निशान तक नहीं था। लोग हमें मतलब हमारे काउंटर को धक्का देने लगे थे। काउंटर को धक्का देते, हम लोग अंदर का ये जो सामान ये सब रेस्क्यू, जैसे जब लोग बेहोश होने लगे थे तो कुछ लोग, तानिया मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर हैं और वो टूरिज़्म को सपोर्ट करती है, एमपी टूरिज़्म को, उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था। मतलब वो भी फंसी हुई थी यही भगदड़ में, तो उनको हम लोगों ने अंदर लिया था। तो उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनका जो पर्सनल गार्ड्स था, उन्होंने हमारा हेल्प बहुत किया। वो 6:30-7 बजे के करीब आए थे यहाँ पे और उसके बाद हमें बहुत रिलीफ। ये 5 गवाहियां सामने हैं, बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन की फाइलों में भगदड़ नंबर 2 कहीं भी दर्ज नहीं। पुलिस वालों ने अब तक इस मुद्दे पर जितने भी बयान दिए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन बयानों में इस हादसे का जिक्र नहीं है। सच क्या है, इसका खुलासा पुलिस और प्रशासन को करना है, जिसका इंतजार रहेगा। तो मेरे साथ भारत की बात में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।